दोस्तों नमस्कार। हम लोग बहमनी साम्राज्य को देख रहे थे, यानी उसके बारे में जान रहे थे। तो उसमें कुछ शासकों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, और आज के वीडियो में बचे हुए शासक यानी बहमनी साम्राज्य के जो भी शासक बच गए थे पिछले वीडियो में, उसको मैं आज आगे बढ़ाऊंगा या कंप्लीट करूंगा। तो बहमनी साम्राज्य में जितने भी हम लोग कल जितने उसके बारे में जाने, उनसे आगे आज हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट शासक जो बहमनी साम्राज्य का है उसका नाम है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट शासक यानी अगला शासक बहमनी साम्राज्य का होगा जिसका नाम होगा, याद रखेंगे, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ठीक है, इसका शासनकाल को अगर देखा जाए तो याद रखेंगे शासनकाल 1346 से 1358 तक। ठीक है, इसके बारे में आप इतना समझेंगे कि इसके समय में एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम जुड़ता है वो व्यक्ति है महमूद गवां। ठीक है, इसके समय में एक व्यक्ति सामने आएगा और वो होगा महमूद गवां। ठीक है, ये व्यक्ति है कौन? तो ये ईरान का है। पहली बात समझेंगे, ये ईरान का व्यक्ति है। और इसी के समय में यानी अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में ये बहमनी साम्राज्य की सेवा में आएगा। ठीक है, याद रखें, किससे का सेवा में? बहमनी साम्राज्य की सेवा में, यानी अभी अभी इस सेवा देने को तैयार है, बहमनी साम्राज्य की सेवा में आएगा। आगे ये व्यक्ति बहुत कुछ करने वाले हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा भी आगे, लेकिन बस आप इतना समझेंगे कि महमूद गवां ईरान का व्यक्ति है जो बहमनी साम्राज्य के सेवा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शासक, अगला शासक इसी का यानी बहमनी साम्राज्य का नाम होगा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम होगा हुमायूं। इसका शासनकाल 1458 से 61 ईस्वी तक होगा। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये जो है ये एक क्रूर शासक है, क्रूर शासक है। ठीक है, और इसने उपाधि भी लिया था जालिम का। ठीक है, इसने उपाधि भी लिया था जालिम का। एक तो क्रूर शासक है, दूसरी बात है इसने उपाधि लिया था किसका? जालिम का। तो एक तो ऐसे कहा जाए ना, एक तो नीम चढ़ा दूजे करेला। ठीक है, अच्छी बात है, क्रूर है और जालिम भी है। ठीक है, और एक बात और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक उपनाम से जाना जाता है, दक्कन का नीरो। ठीक है, दक्कन का नीरो। एक कहावत आपने सुना होगा कि रोम जल रही थी, नीरो बंसी बजा रहा था। यानी एक रोम का शासक है नीरो, और वो रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहे थे। बढ़िया बात है, क्योंकि साम्राज्य जले मरे, मैं तो मस्त मौला रहने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके समय में, अगला फैक्ट है आपके पास, इसके समय में पीएम के तौर पर महमूद गवां था। याद रखेंगे। ठीक है, इसके समय में पीएम के तौर पर महमूद गवां, यानी आगे आगे देखिए, महमूद गवां पूरे दक्कन साम्राज्य, पूरे बहमनी साम्राज्य का सत्ता अपने हाथ पे लेंगे। ठीक है, तो पहला सुल्तान जिसके समय महमूद गवां पीएम के तौर पे था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब बातें, इतनी सी बातें याद रखेंगे। आगे अगला शासक के तौर पर है बहमनी साम्राज्य का, वो होंगे निजाम शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये होगा निजाम शाह, निजाम शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निजाम शाह। और इसके समय यानी शासनकाल को देखा जाए तो 1461 से 63। ठीक है, खैर कुछ बड़ा सा काम होगा नहीं, क्योंकि ये हुमायूं का अल्प वयस्क पुत्र मात्र 8 साल का है। ठीक है, मात्र 8 वर्ष का ये किसका पुत्र? हुमायूं का पुत्र है। ठीक है, तो कुछ बड़ा सा काम होगा नहीं इसके समय में। नेक्स्ट शासक यानी अगला शासक होगा, याद रखेंगे, मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट शासक होगा मोहम्मद शाह तृतीय।
मोहम्मद शाह तृतीय, ठीक है। और शासनकाल 1463 से 1482, ठीक है, इतना ईस्वी। और ये भी बहुत एज का नहीं था, मात्र 9 वर्ष के थे, ठीक है, मात्र 9 वर्ष के थे। इसके समय में यानी महमूद शाह तृतीय के समय में एक रूसी नागरिक आते हैं, ठीक है, यात्री, रूसी नागरिक एक यात्री बन के आते हैं इनके साम्राज्य में, जिसका नाम होगा, याद रखेंगे आप लोग, एकदम कंठस्थ याद रखेंगे, उस रूसी व्यक्ति का नाम है या रूसी यात्री का नाम है निकेतिन, ठीक है, निकितिन, याद रखें निकितिन। ये कौन है? रूसी नागरिक है, रूसी नागरिक है जो महमूद शाह तृतीय के शासन काल में आया था, ठीक है। इसके समय में भी पीएम के तौर पर महमूद गवां होगा, ठीक है। और इसने अपने आप को एक उपाधि लिया था जिसे कहा जाता है ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, ठीक है। तो महमूद गवां ने एक उपाधि लिया था ख्वाजा जहां, ठीक है। अगर मैं जितना बता रहा हूं, अगर आप लोग याद कर लेंगे, इस चीज़ को ठीक से देखेंगे पूरे वीडियो को, तो मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में जानना है, ठीक है। इसी तरह मैं आगे भी लेते आऊँगा वीडियो, जो भी होगा इतिहास से संबंधित सारे वीडियो को आप तक पहुँचाऊँगा। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए और हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट शासक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट जो बार बार हम आपको बता रहे थे कि महमूद गवां के बारे में, तो चलिए इनके बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। महमूद गवां कौन थे, कुछ पुस्तक के बारे में, इनकी पूरी जीवन कुंडली को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है महमूद गवां, ठीक है, ये व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के बारे में पहले बताया कि ये ईरान के निवासी थे, ठीक है, ईरान के निवासी थे और ये बहमनी साम्राज्य में अपनी सेवा दिए। कई शासकों के ये पीएम के तौर पर रहे, लेकिन एक कहा जाता है ना, हर किसी का अंत होता है, तो इस महमूद गवां का भी अंत होने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंडर में एक कुशल नेतृत्व का व्यक्तित्व था, ठीक है, यानी प्रतिभा था इनके पास कुशल नेतृत्व का, और इसने बहमनी साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया, ठीक है। यानी बहमनी साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाने में या साम्राज्य के विस्तार करने में बहुत बड़ा हाथ महमूद गवां का है। ध्यान रखेंगे, बहमनी साम्राज्य को आगे बढ़ाने में एक कहा जाए एक ऊंचाई, एक बुलंदी तक पहुंचाने में महमूद गवां का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसका अहम भूमिका है इस बहमनी साम्राज्य में, ठीक है। देखिए एक बात और याद रखेंगे कि 1472 में इसने गोवा पर अधिकार किया। याद रखेंगे किस पर अधिकार किया? गोवा पर अधिकार किया। किसने किया? महमूद गवां ने। और महमूद गवां कौन है? तो बस बहमनी साम्राज्य में एक सोचिए एक पीएम के तौर पर है। यह कुशल नेतृत्व इसके पास क्षमता था जिससे बहमनी साम्राज्य की सेवा में जुटे हुए, ठीक है। आगे इसने बीदर में एक बात को ध्यान रखेंगे, महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय और मदरसा, ठीक है, मदरसा दोनों की स्थापना किया, ठीक है। तो महाविद्यालय और मदरसा की स्थापना किया। महमूद गवां ने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे, उन ग्रंथों का नाम को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथ है मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर, आप उसको सही से याद कर लेंगे। पहला ग्रंथ
रोजत उल इंसा, याद रखेंगे क्या नाम है, रोजत उल इंसा पहली ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ याद रखेंगे दीवान ए आसरा, दीवान ए असरा, ठीक है। और तीसरा ग्रंथ है मनाजिर उल इंसा, तीसरा ग्रंथ है मनाजिर उल इंसा, ठीक है। तो 3 ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सा ग्रंथ है। तो ग्रंथ है रोजत उल इंसा, दीवान ए असरा और मनाजिर उल इंसा, ठीक है। किसकी ग्रंथ है, महमूद गवां का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे महमूद गवां के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, महमूद गवां ने सबसे बड़ी बात क्या किया कि इसने इराक, याद रखेंगे इराक, इसके बाद ईरान, मिस्र और टर्की, ठीक है, मिस्र और टर्की, कहाँ कहाँ, इराक, ईरान, मिस्र और टर्की में, इन सब देशों में अपनी पत्र व्यवहार किया। यानी कहने का मतलब है अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश किया। किसने किया, महमूद गवां ने, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ, ईरान, इराक, मिस्र, टर्की इत्यादि देशों में पत्र व्यवहार किया ताकि मित्रता बना रहे, अपने संबंध बना रहे। तो इस पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी महमूद गवां के समय जिस पत्र व्यवहार किया गया था, इस पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पत्र व्यवहार कहा जाता है रियाजुल इंसा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पत्र व्यवहार को कहा जाता है रियाजुल इंसा, ठीक है, इंसा। याद रखेंगे कौन कौन देश, इराक, ईरान, मिस्र और टर्की, ठीक है। इन देशों में पत्र व्यवहार को कहा जाता है रियाजुल इंसा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, महमूद गवां ने एक स्केल का निर्माण किया था, स्केल, ठीक है। महमूद गवां ने एक स्केल का निर्माण किया था जिसे तगा कहा गया, तगा, ठीक है। और महमूद गवां का अंतिम समय आ चुका है मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, जो आप पीछे देखें आपने शासक, ठीक है। शासक का नाम क्या है, महमूद शाह तृतीय। इसके समय में, सॉरी अच्छा से मैं लिख रहा हूं, मुहम्मद होगा, ठीक है। मुहम्मद शाह तृतीय के समय में, यानी 1481 के समय में इस शासक ने महमूद गवां को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया। क्यों दिया गया, क्योंकि दरबार में गुटबाजी शुरू हो चुका था, ठीक है। तो दरबार में जो गुटबाजी शुरू हो चुका था, इस वजह से इसके समय में महमूद शाह तृतीय के समय में, टाइमिंग क्या है, 1481 में महमूद गवां को मृत्यु दंड दे दिया गया, क्योंकि दरबार में गुटबाजी शुरू हो चुका था, ठीक है। तो इतने शासक को जाने, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं बहमनी साम्राज्य के प्रशासन को, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका था कि बहमनी साम्राज्य कई प्रांतों में बटे हुए थे, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य कई प्रांतों में बटे हुए थे, मैं आपको इस बात का पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। जो प्रांत बटे हुए थे उसे तरफ कहा गया, याद रखेंगे, उसे तरफ कहा गया। और इसे, और एक बात तो आपको ये जानना है कि बहुत सारे साम्राज्य में ये देखा गया कि प्रांत को सूबा कहता था। जैसे मुगल काल पढ़ेंगे तो प्रांत को सूबा कहता था। यहाँ पर बहमनी साम्राज्य ने क्या कहा, प्रांत को तरफ कहा। तो अगर मुगल साम्राज्य में सूबा, प्रांत को सूबा कहता था, तो उनके जो सूबा का मालिक होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो यहाँ पर जो तरफ का मालिक होगा, यानी सूबा का मालिक होगा, उसे हम तरफदार कहते थे, ठीक है, तरफदार, याद रखेंगे।
तो जिस प्रकार मुगल प्रशासन में सूबा के मालिक को सूबेदार कहता था, तो इस प्रशासन में बहमनी साम्राज्य में तरफ के मालिक को तरफदार कहता था। एक बात और कि प्रांत कई सरकार में बटा हुआ था, ठीक है, प्रांत कई सरकार में बटा हुआ था, सरकार कई परगना में बटा हुआ था, ठीक है, परगना में बटा हुआ था, और परगना ग्राम में बटा हुआ था। तो इस तरह करके जिस तरह आज हम देखते हैं कि देश राष्ट्र, देश राज्य में बटा हुआ है, राज्य जिला में बटा हुआ है, और जिला ब्लॉक में बटा हुआ है, ब्लॉक गांव में बटा हुआ है या पंचायत में बटा हुआ है। उस प्रकार उस समय प्रांत, बहमनी साम्राज्य में प्रांत बटा, प्रांत के बाद सरकार में बटा, सरकार के बाद परगना में, और परगना के बाद ग्राम में, यानी ग्राम सबसे निचला स्तर का प्रशासन हुआ करता था, जो कि आज भी होता है, ठीक है। अब सरकार को चलाने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि सरकार को चलाने के लिए कुछ मंत्री की आवश्यकता पड़ती, जिस तरह आज हमारे पास मंत्री परिषद है, उस प्रकार भी बहमनी साम्राज्य की अपनी मंत्री परिषद हुआ करता था। उसमें से मुख्यतः 8 मंत्रियां होती थी सुल्तान की सहायता करने के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, सुल्तान की सहायता करने के लिए, ठीक है, सुल्तान की सहायता करने के लिए 8 मंत्री हुआ करता था। इनमें से जो मुख्य मंत्री है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उस समय बहमनी साम्राज्य में पीएम को कहा जाता था वकील उस सुल्तान। याद रखेंगे, वकील उस सुल्तान, ठीक है। दूसरा, उस समय वित्त मंत्री को, यानी बहमनी साम्राज्य में वित्त मंत्री को कहा जाता था अमीर ए जुमला, ठीक है, अमीर ए जुमला, ठीक। इसके बाद उप वित्त मंत्री को कहा जाता था क्या, तो नाजीर। याद रखेंगे, नाजीर कहा जाता था। विदेश मंत्री, यानी विदेश मंत्री बहमनी साम्राज्य का क्या कहा जाता था, वजीर ए अशरफ, वजीर ए अशरफ, ठीक है। और न्यायाधीश प्लस धार्मिक मामले का कोई अगर मंत्री होता था, उसे कहा जाता था सद्र ए जहार, ठीक है, सद्र ए जहार। और मंत्री हुआ करता था जिसे सेनापति कहा जाता था। उस सेनापति को उस समय बहमनी साम्राज्य में किस नाम से पुकारता था, तो अमीर उल उमरा। याद रखेंगे, अमीर उल उमरा, ठीक है, उमरा। तो यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्री है अमीर ए जुमला और सेनापति है अमीर उल उमरा। तो देखिए, सुल्तान की सहायता करने के लिए 8 मंत्रियाँ होती थी, जिसमें से मुख्य मंत्रियाँ पीएम यानी प्रधानमंत्री, वकील उस सुल्तान, वित्त मंत्री अमीर ए जुमला, उप वित्त मंत्री नाजीर, विदेश मंत्री वजीर ए अशरफ, न्यायाधीश या धार्मिक कार्य को देखने के लिए सद्र ए जहार, और सेनापति के तौर पर अमीर उल उमरा हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय सब नाम दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अमीर उल उमरा के नीचे कुछ और लोग होते थे जो सेनाओं की आवश्यकताएं को पूरा करता था, तो उनका नाम था बरदान, ठीक है। इसके नीचे जो काम करता था, याद रखेंगे, उस सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करता था, उनका नाम था बरदान, ठीक है, बरदान। याद रखेंगे, इनका काम था सेनाओं को जो अगर आवश्यकता पड़ा तो सेनाओं को इकट्ठा करना है, उनका भरपूर सेवा यानी सरकार को देना है। तो उनके लिए एक नया कह सकते हैं कि मंत्री हुआ करता था, जिसे बरदान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बहमनी साम्राज्य की मुद्रा पूछा जाए, ठीक है,
बहुत सारे मुद्रा पूछा जाए, ध्यान रखेंगे मुद्रा हून हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हून हुआ करता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे नाम होगा कलीमुल्ला शाह, ठीक है, याद रखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह, ठीक है। इतना सी बातें याद रखेंगे, इस वंश के अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह, याद रखेंगे इस। और ये कब तक चलता रहा? 1527 तक, ठीक है। इसके बाद ये साम्राज्य का विघटन हो जाता है। जब इस साम्राज्य का विघटन होता है तो ये कई भागों में बट जाता है, ठीक है। जब इसके समय में, कलीमुल्ला के समय में जब ये साम्राज्य का विघटन हो जाता है 1527 ईस्वी में, तो इस साम्राज्य कई भागों में बट जाता है। उसमें से मुख्य तौर पे होगा बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। कौन कौन होगा? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर और गोलकुंडा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इन सब राज्यों में जब ये विघटन होता है तो इन सब राज्यों में बरार का किस वंश का स्थापना हुआ, संस्थापक कौन है, इन सब की बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, कलीमुल्ला के बाद आप कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला है, इसके बाद साम्राज्य का विघटन हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का विघटन होने के बाद यानी उनका ध्वंसावशेष में या उनके खंडहर में 5 राज्यों का उदय होता है। उन 5 राज्यों को हम लोग देखेंगे। उन 5 राज्यों में संस्थापक कौन है और किस राजवंश का उदय होता है। तो ठीक है, तो पहला राज्य होगा वो है आपका बीजापुर, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम राज्य है बीजापुर। अगर राजवंश देखा जाए तो होगा, याद रखेंगे, आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह, राजवंश आदिल शाह। संस्थापक के तौर पर होगा यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह। तो इसको रिपीट कीजिए, कौन है? बीजापुर राज्य है, राजवंश आदिल शाह और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। इतनी सी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा राज्य लेते हैं। दूसरा राज्य है अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। राजवंश होगा निजाम शाही, ठीक है, निजाम शाही। संस्थापक होगा मलिक अहमद, ठीक है, संस्थापक मलिक अहमद। याद रहना चाहिए कौन है? अहमदनगर, राजवंश निजाम शाही और संस्थापक मलिक अहमद, ठीक। तीसरा राज्य है आपका बरार। थर्ड राज्य है बरार। बरार का किस राजवंश ने स्थापना किया बरार का? तो याद रखेंगे इमाद शाही, ठीक है, इमाद शाही। संस्थापक के तौर पे होगा फतेहुल्लाह इमाद शाह। कौन होगा? फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसके बाद चौथा राज्य है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। और इस राजवंश का, इस गोलकुंडा में कौन सा राजवंश ने स्थापना किया था? राजवंश होगा कुतुब शाही। याद रखेंगे, कुतुब शाही राजवंश ने स्थापना की गोलकुंडा का। और संस्थापक के तौर पर कौन होगा? कुली शाह, ठीक है, कुली शाह। और लास्ट में, अंत में राज्य है बीदर। राजवंश होगा वरीद शाह, ठीक है, वरीद शाह या वरीद शाही, शाही कीजिए अच्छा होगा, वरीद शाही। और संस्थापक होगा अमीर अली वरीद। तो यहाँ पर देखिए 5 राजवंश है, बीजापुर, आदिल शाह,
यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, निजाम शाही, मलिक अहमद, बरार इमाद शाही, फतेउल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, बिदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बहमनी साम्राज्य। अगर चाहें तो इनको भी अलग अलग करके बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह की कोई कमेंट आता है कि इसको भी विस्तार पूर्वक देखा जाए, पढ़ाया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि इसको भी एलिब्रेट किया जाए, यानी इन 5 राज्यों को, तो कमेंट कीजिएगा। मैं आगे भी एक वीडियो के तहत में इन 5 राज्यों के बारे में कुछ न कुछ बता दूंगा। ठीक है, लेकिन चाहे तो, क्योंकि आगे अगर आप यूजीसी नेट देते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगा, नहीं तो इतना तक ही सीमित है। ठीक है, इसमें एक दो व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है, जो मेन व्यक्ति हैं। खैर, आप चाहे तो समय मुझे मिलता है तो अगला वीडियो में बनाऊंगा इसी का, और ये बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बिदर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग करके, अलग अलग पॉइंट वाइज होगा, अलग अलग राज्य है, क्योंकि अलग अलग सब कुछ इसके बारे में अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ तक ही रहता हूँ, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरी मनोबल हाई होगा, ऊंचा होगा, ताकि मैं आपके पास नए नए वीडियो लाता रहूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।